प्लीज़ मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया। आयशा फंदी जो दुनिया के लिए एक मशहूर बिजनेसमैन तैमूर अफंदी की यतीम भतीजी थी, लेकिन उसकी हैसियत एक मुलाजमा से कम न थी। ज़रा सी गलती पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। अब भी वो अपनी चच्ची के जुल्म से बचने के लिए एक कमरे में छुप गई थी, जो उसके चचाजाद कयान अफंदी का था, जिसकी दहशत से पूरा खानदान डरता था। आयशा फंदी का ये डरा सहमा रूप कयान अफंदी को साकित कर गया था। डाइनिंग हॉल में लंच के लिए बर्तन सेट कर दिए। वो किचन से डाइनिंग हॉल में बार बार आने जाने कर रही थी। इश्तेहा अंदेज खानों की खुशबू ने नीचे के पूरे पोर्शन को महकाया हुआ था। सलीके से शीशे के गिलास को तमाम टेबल पर सेट करती एक शीशे का गिलास उसके हाथ से छूटकर जमीन बोझ हुआ और कई टुकड़ों में तकसीम हो गया। शमसा बेगम इस शनाखी की आवाज़ से बाहर आई। ये क्या किया मनहूस? शमसा बेगम ने साड़ी का पल्लू संभालते हुए उसको आड़े हाथों लिया। तुमने मेरा इतना कीमती वाटर सेट खराब कर दिया। तुम्हें अंदाजा भी है ये कितने का आया था? तुम्हारे हाथों में तो सुराख है, कोई चीज़ तुम्हारे हाथ से नहीं बचती। कभी वाटर सेट ज़ाया कर देती हो तो कभी टी सेट। वो उसकी चुटिया को दबोचे एक के बाद एक थप्पड़ उसके मुंह पर चढ़ रही थी, तभी वो उनसे अपने बाल छुड़वाती वहां से भागी। शमसा बेगम इससे पहले कि गिरती, उन्होंने टेबल का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया। आयशा आंसू बहाती तेजी से ऊपर को जाती सीढ़ियों की तरफ लपकी। कहाँ जा रही हो? वो धाड़ी आयश किसी को भी जवाब दिए बगैर ऊपर भागती हुई अपने मखसूस कमरे में जा चुकी थी, जहाँ वो हमेशा शमसा बेगम के जुल्मों सितम से बचने के लिए छुप जाया करती थी। इस कमरे में किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी और ना ही शमसा बेगम को पता था कि वो कहाँ छुपती है। वो उसे ढूंढते ढूंढते थक जाती और फिर बात पुरानी हो जाती। लेकिन ये बात सिर्फ आयश जानती थी कि वो किस कमरे में छुपी है। ये वो कमरा था जहाँ जो उसके चचाजाद काया अफंदी का था, और वो अब उसका शौहर भी था, जिसके दहशत से पूरा खानदान डरता था। वो 8 साल पहले उसे अपने निकाह में लेकर दूध काटता जा चुका था। इस कमरे में 2-3 रोज बाद मुलाजमीन सिर्फ सफाई के लिए आया करते थे। इसके अलावा ये कमरा तो अनलॉक था, लेकिन यहाँ कोई आता जाता नहीं था और ऐसी सूरत हाल में आयश की पनाहगाह यही होता था। उसे अब भी शम्स बेगम के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो उसे गालियाँ देती, बुला रही थी, लेकिन वो बहस आंसू बहाती थर थर कांपती बैठ के इस बार सिकड़ी सिमटी बैठी थी। इसके माँ बाप तो इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन उसे इन लोगों के सर पर बेआसरा छोड़ गए थे, जो कहने को तो इसके अपने थे, पर अपनों जैसा कोई हाल भी नहीं किया था। और जो एक अपना हो सकता था वो न जाने कहाँ चला गया था। शायद उसे तो आयश का वजूद भी बर्दाश्त नहीं था। कमरे के दरवाजे पर होती चिड़चिड़ाहट पर वो मजीद सुगर सिमट कर बैठ गई। आंसुओं में रवानी आ गई थी। उसे लगने लगा था कि शायद आज वो इस पनाहगाह से भी हाथ धो बैठेगी। कोई उसका नहीं था, वो इस दुनिया में तन्हा रह गई थी। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि जब उसे लगने लगता है कि सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, तो ऊपर मौजूद हस्ती उसके लिए एक दरवाज़ा ज़रूर खुला छोड़ती है। शायद आयशा फंदी की ज़िंदगी का वो दरवाज़ा भी खुल चुका था, जिससे वो और इस कमरे में आने वाली हस्ती दोनों ही अनजान थे। कमरे की लाइट ऑन होने पर वो आंखें नीचे कपकपाती बैठी रही। उसे लग रहा था कि अब शमसा बेगम उस पर चढ़ दौड़ेंगी, लेकिन कुछ देर हुई। यूं ही बैठे रहने के बाद भी जब कोई कार्रवाई महसूस न हुई, तो वो आहिस्ता से अपनी आंखें खोल गई और डरते डरते सर थोड़ा सा निकाल कर आने वाले को देखना चाहा। सामने मौजूद शख्स अपनी शर्ट के बटन खोलकर ड्रेसिंग मिरर की तरफ रुख किए हुए था। इस कमरे में किसी मर्द को महसूस करती हुए उसको 440 वाट का करंट लगा। आयुष तेजी से वापस अपनी जगह पर छुप गई। तभी काया नफंदी ने अपनी शर्ट उतारी और वॉशरूम घुस गया। आयुष उसके आने से पहले इस कमरे से निकल जाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर इस शख्स ने उसे यहाँ देख लिया तो पूरे घर में भूचाल आ जाना था। वो अपने लिए काया नफंदी की नापसंदीदगी अच्छे से जानती थी। काया नफंदी के वॉशरूम घुसते ही आयुष ने भागने के पर तोले। वो बैठ के पीछे से निकलती तेजी से दरवाजे की तरफ लपकी। अभी वो रास्ते में ही थी, तभी वो वॉशरूम का दरवाजा खोलकर शायद कुछ लेने के लिए पलटा था। तेजी से बाहर आते ही उसका इस लड़की से जोरदार टकराव हुआ। तसादुम इतना शदीद था कि अगर कायान बर वक्त उसे ना पकड़ता तो वो जमीन बोझ हो जाती। कायान के कंधे को आयुष ने मजबूती से थामा हुआ था। आयुष की कमर में उसके बाजू हमायल थे। वो अपनी आंखें बंद किए कपकपा रही थी। कायान अपनी बाहों में मौजूद इस लड़की को देखता रह गया, जिसकी आंखें बंद थी और पलकें लरस रही थी। उसे एक पल नहीं लगा था इस लड़की को पहचानने में। इस घर में उसकी सगी बहन के अलावा एक ही लड़की थी, आयशा फंदी, उसके ताए की बेटी। लेकिन ये क्या, उसका हुलिया तो घर के मुलाजमीन जैसा था। कायान को एक लम्हा लगा था समझने में। वो इस लड़की को सीधा खड़ा करते पीछे हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर्द और सपाट लहजे में पूछा गया था। इसकी सर्द मोहरी पर वो एक बार फिर लरस कर रह गई। प्लीज मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने वो गिलास जानबूझकर नहीं तोड़ा। आयश खौफ से कपकपाती कह रही थी। कौन मारेगा तुम्हें? उसने हैरानी से पूछा। चच्ची को मत बताना मैं यहाँ हूँ। वो मुझे मारेंगी, वो रोते हुए कह रही थी। तभी कायन की नजर उसके गालों पर छुपे थप्पड़ों के निशान पर पड़ी। ये उन्होंने मारा है? कायन ने बेयकीनी से पूछा। उसने भीगी आवाज में नजर झुकाए कहा। तो आयशा फंदी जो दुनिया के लिए एक मशहूर बिजनेसमैन तैमूर अफंदी की यतीम भतीजी थी, दरअसल उससे इनकी कोई दिली वाबस्तगी नहीं थी। वो अक्सर तुम पर हाथ उठाती हैं, या सिर्फ आज उठाया है? वो मुकम्मल तौर पर तफ्तीश के मूड में था। वो अक्सर मुझे मारती हैं। वो उसकी शर्टलेस होने के एहसास से नजरें नहीं उठा पा रही थी। तुम यहाँ क्यों आई थी? कायान को जैसे याद आया कि वो यहाँ क्या कर रही थी।
आई एम सॉरी, मैं यहाँ छुपने के लिए आई थी, आइंदा नहीं आऊँगी प्लीज़। चची को मत बताइएगा, वो जब भी मुझे मारती है मैं यहीं आकर छुपती हूँ। एक बार तो उन्होंने मुझे 2 दिन के लिए वॉशरूम में बंद कर दिया था, मैं इसीलिए यहाँ आ जाती हूँ। काया ने हैरत से ये इनके जवाब सुना। उसने अपनी शर्ट उठाई और पहनने लगा। वो उसकी घबराहट समझ रहा था। तुम्हारे कपड़े इतने रफ और ये इतने बदतर क्यों हो रहे हैं? उसने रूप से पूछा। ये जमल के कपड़े हैं, बस ये जल गया था यहाँ से तो चची ने मुझे दे दिया। वो दुपट्टा दिखा रही थी जहाँ से वो जला था। मारा भी था? उसने सोफे पर बैठते हुए पूछा। उसने सर उस बात में हिलाया। तो तैमूर अफंदी की यतीम भतीजी जो आधी जायदाद की मालिक थी, लेकिन उसकी हैसियत एक मुलाजमा से कम न थी। उसके बाप शायन अफंदी ने उसे बेहद लाड प्यार से पाला था, उसे कभी फूल की भी नहीं मारी थी। जरा सी गलती पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। अब भी वो अपनी चच्ची के जुल्म से बचने के लिए कमरे में छुप गई थी जो उसका था, और वो यहाँ छुपने की आदी थी। वो माहौल का जायजा ले रहा था। कितना पढ़ी हो? प्राइवेट इंटर किया है, प्राइवेट कॉलेज से। वो ताज्जुब से पूछ रहा था। उसने सर नफी में हिलाया। प्राइवेट इंटर? आयश यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन उसकी रोकथार शख्सियत की वजह से वो उसे कुछ छुपा रही थी, न यहाँ से जा पा रही थी। तभी दरवाजे पर होती दस्तक ने इन दोनों को चौंकाया। आयश के चेहरे का रंग उड़ा, जबकि कयान अफंदी के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। कायन बेटा, दरवाज़ा खोलो। शमसा बेगम की मोहब्बत से लबरेज आवाज़ पर आयशा वजूद में कपकपी तारी हुई। चची आ गई? वो खौफ से लरसने लगी। और प्लीज़ उन्हें ये मत बताइएगा कि मैं यहाँ हूँ। वो कपकपाते लहजे में लफ्ज़ तोड़ तोड़ कर अपनी बात कर रही थी और इधर उधर देखती अपने छुपने के लिए जगह ढूंढ रही थी। वो पर्दे के पीछे छुपने के लिए भागी, तभी वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोक चुका था। यहीं खड़े रहो, कुछ नहीं हुआ, उसने सख्त लहजे में कहा। आयश उसके हुक्म पर एक कदम भी ना हिल सकी, लेकिन आने वाली कयामत के बारे में सोचते उसकी रूह फना हो रही थी। प्लीज़, वो मिनमिनाई। अगर तुम यहाँ से 1 इंच भी हिली तो इनसे पहले मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। वो शोला उगलती निगाहों से उसे घूर रहा था। वो अपनी जगह जम सी गई। कायान ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। कायान, मेरा बच्चा कैसा है? इतने सालों बाद तुम्हें मैं देख रही हूँ, मुझसे क्यों नहीं मिले? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम होके यहाँ। शमसा बेगम की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि उनकी नज़र उसके पीछे खड़ी आयश पर गई, तो वो सुलग कर रह गई। उन्होंने आग उगलती निगाहों से इस लड़की को देखा जो उनके बेटे के कमरे में हक से मौजूद थी। काया ने अपनी माँ की आंखों में मोहब्बत से लबरेज जज्बात को एकदम नफरत के जज्बात में ढलते देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शमसा बेगम गुस्से से आगे बढ़ने से पहले शमसा बेगम का हाथ उठा और आयश के गाल पर निशान छोड़ता काया ने उनका हाथ थाम लिया। मैंने बुलाया था, पानी चाहिए था। आयश, अब तुम अपने कमरे में जाओ। काया ने पहली बात अपनी माँ को और दूसरी बात उसे कही। मेरा रूम तो नहीं है, मैं स्टोर रूम में सोती हूँ, वो मिनमिनाई। शमसा बेगम ने उसे घूर कर देखा जैसे ये कह रही हो, क्या ये बताना जरूरी था? कयान ने सर इस बात में हिलाया और उसे जाने का इशारा किया। वो सरपट वहां से दौड़ी। इसकी स्पीड को देखकर कयान के चेहरे पर एक लम्हे को मुस्कुराहट आकर मौजूद हुई। मिस्टर यू मॉम, कयान ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। मिस्टर टू माई सन, तुम तो ऐसा नाराज होकर गए हो कि माँ की तरफ पलटे ही नहीं। शमसा बेगम ने उसे अपनी बाहों में समो लिया। अब आ क्यों ना, सब ठीक कर दूंगा, उसने जुबानी अंदाज में कहा। फ्रेश होकर आओ, फिर लंच करते हैं। वो उसका गाल थपक कर चली गई। दरवाजा बंद करके वो बेडरूम पर नींद दराज हो गया। इसे क्या हो गया था? वो क्या मुंह दिखाएगा अपनी ताया को? वो अपने सर पर हाथ फेरता तकलीफ से सोच रहा था। उसके ताया और ताई का इंतकाल कार एक्सीडेंट में हुआ था जिसमें आयश बच गई थी। उसके इंतकाल के बाद उसके वालिद ने आयश का उससे निकाह कर दिया था। तब वो सिर्फ 15 साल की थी और वो 30 साल का। वो आयश को अपने लाइफ पार्टनर के हवाले से पसंद नहीं करता था। इनफैक्ट वो तो उसे पसंद ही नहीं करता था, क्योंकि वो उसके और उसके ताया ताई के बीच आ गई थी। इसके ताया ताई की शादी के 10 साल तक औलाद नहीं हुई थी। तब उसकी सारी मोहब्बतों का हक उसी का था। आयश के आने के बाद उसकी मोहब्बत तकसीम हो गई थी। आयश के आने के बाद भी वो उसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन उसे लगता था कि आयश ने उनसे उससे उनकी मोहब्बत छीन ली थी। फिर उनके इंतकाल के बाद उसके डैड को अपनी भतीजी से मोहब्बत जाग गई, और इतनी मोहब्बत जागी कि उसकी इतनी नापसंदीदगी और एतराज़ात के बाद भी उनका निकाह ज़बरदस्ती से उससे करा दिया गया। निकाह के फौरन बाद वो नाराज़गी से घर छोड़कर यूके अपने ननियाल चला गया। आज 8 साल बाद वो वापस आया था और आयशा फंदी का ये डरा सहमा रूप कायना फंदी को साकित कर दिया था। अफंदी विला के डाइनिंग हॉल में इस वक्त घर के सभी वकील मौजूद थे और डिनर को एंजॉय कर रहे थे। इस घर का लाडला और इकलौता वारिस कायान अफंदी आज इन सब के साथ डिनर टेबल पर मौजूद था। खाना खास कायान की पसंद का बनवाया गया था। सभी लोग पुरमसरत माहौल में डिनर नोश फरमा रहे थे। तो बरखुरदार आगे का क्या प्लान है? तैमूर साहब ने फौरन मुंह में लेते हुए बेटे की तरफ देखा। मैं अपना बिजनेस यहाँ भी इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ और साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ पर भी फोकस करूंगा, कायान ने मसरूफ से अंदाज में कहते हुए एक निगाह अपने माँ बाप को जरूर देखा था। गुड टू लिसन कि तुम अब अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी सीरियस हो चुके हो। तैमूर साहब मुतासिर नजर आए। तुम्हारी उम्र के लड़के दो दो बच्चों के बाप बन चुके हैं और तुम के अब तक कुंवारे फिर रहे हो। तैमूर साहब की लतीफ से तंज पर शमसा बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जबकि कायान मुस्कुरा भी न सका। जी, मैं भी चाहता हूँ कि आने वाले साल में दो न सही, लेकिन आपको एक पोता तो दे ही दूँ। वो मुस्कुराती निगाहों से सपाट अंदाज में इन दोनों की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम्हारी मॉम ने कल तुम्हारे वेलकम के लिए पार्टी प्लान की है। तुम्हारे मामू की फैमिली भी मौजूद है। इसके अलावा हमारा पूरा सर्कल इनवाइटेड है। तैमूर साहब ने अपनी प्लेट में राइस डालते हुए बताया। हीरा बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, सुलझी हुई है और बहुत स्टाइलिश भी है। तुम्हें यकीनन बहुत पसंद आएगी। तुम कल मिल लेना और अगर तुम्हें पसंद आ जाती है तो बात आगे बढ़ा देंगे।
शमसा बेगम ने शौहर की तरफ मंचूरियन का बाउल बढ़ाते हुए कंधे उचकाकर कहा। जिन लोगों ने 8 साल उसका सुकून गारत कर रखा था, वो अब भी अपनी मर्जी चलाकर उसका चैन उड़ाने का इरादा रखते थे। वो लड़की जिसे कायान अफंदी की बीवी की हैसियत नहीं मिली थी, उसे अब सौतन जरूर मिलने वाली थी। कायान को अपने माँ बाप पर जी भर का गुस्सा आया। उसे लगता था कि उसके वालिदैन को भतीजी पर बहुत प्यार आ गया है, इसलिए जबरदस्ती उसे उस पर मुसल्लत कर दिया गया। अब बात आगे बढ़ाएं, कायान ने खाना खाते हुए बड़ी ही मजे से कहा। एक बार हिरा से मिल तो लो। तैमूर साहब ने बेटे की जल्दबाजी पर हंसते हुए टोका। किस लिए डैड? कमाल अदाकारी करता कायान चौंका। शादी के लिए? शमसा बेगम ने बेटे को देखते हुए सोचा कि उनके बेटे के दिमाग में क्या चल रहा है। मेरी शादी तो हो चुकी है, अब रुखसती ही होनी है। कायान ने खाना खाते हुए आराम से पम लॉस किया। किससे हुई? तैमूर साहब ने चौंकते हुए पूछा। आपकी भतीजी आयश से। आपने तो किया है निकाह, भूल गए? कायान ने बाप की तरफ देखते हुए उन्हें याद दिलाया। वो एक मजबूरी थी। शमसा बेगम ने फौरन बावर करवाया। मेरा निकाह हुआ है, मजबूरी या खुशी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नापसंदगी को ना अहमियत देते हुए आप लोगों ने ये निकाह किया, और इस आयश की वजह से मुझे 8 साल घर बदर रहना पड़ा। और अब जबकि मैं वापस आया हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसे कायन अफंदी की बीवी का मकाम भी हासिल नहीं। काया ने खाना छोड़े तफसीलन इन दोनों की तरफ मुतवज्जा था। क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्यों है? वो एक निगाह बारी बारी दोनों पर डालकर अपने फोल्क एक बार फिर उठा चुका था। आधी जायदाद की मालिक है वो बेवकूफ़। जिस दौरे पर तुम दोनों बहन भाई ऐश कर रहे हो, उसका आधा हिस्सा उस लड़की का है। तैमूर साहब अपना फोक प्लेट में पटकते हुए गुर्राए। अगर इसकी शादी कहीं और की जाती तो ये दौलत चली जाती, फिर मैं देखता तुम दोनों को ये कैसे ऐश की जिंदगी गुजारते हो, लेकिन तुम्हारी इस मोटी अकल में ये बात नहीं आई, और तुम खुद अपनी मर्जी से घर बदर हुए थे, हमने नहीं निकाला था। तैमूर साहब ने मोटी अकल कहते वक्त उसके सर को उंगलियों से बचाया। कायन के तहम्मुल में कोई कमी न आई। उसे मिसेस कायन अफंदी का मकाम दें, जहाँ कहेंगे मैं शादी करूंगा। कायन ने चेयर से अपने बैग टिकाते कहा। नामुमकिन, शमसा बेगम चिल्लाई। फिर मेरी शादी का ख्वाब छोड़ दें। कायन ने हनूर इसी अंदाज में कहा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? अगर तुम इस लड़की को इसकी हैसियत दोगे तो हम सब इस दौलत से हाथ धो बैठेंगे। तैमूर साहब को अपने बेटे की दिमागी हालत पर शुबा हो रहा था। आयश, कायन धाड़ा। इसे क्यों बुला रहे हो? शमसा बेगम ने तीखे चितौनों से पूछा। जी? आयश बोतल की जिन की तरह हाजिर थी। बैठो और मुझे खाना सर्व करो, कायन ने अपने माँ बाप का चेहरा देखते हुए कहा। आप डैड के साथ बैठकर खाना क्यों खा रहे हैं? कायन ने तहम्मुल से पूछा। मेरा और इसका कोई मुकाबला नहीं, शमसा बेगम ने दांत पीसते हुए कहा। कायन, माइंड योर लैंग्वेज, ये तुम्हारी माँ है और मेरी बीवी। तैमूर साहब ने नागवारी से टोका। आपको आज ये मेरी बीवी है या अपने शौहर के साथ आकर खाना खाए? इसके सुकून में कोई कमी नहीं आई थी। कम ऑन भाई, इसकी मौजूदगी में मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। रमन ने नाक चिढ़ाई। एज यू विश। कायन ने कंधे उचकाए। बैठो, कायन ने उसे डपटा। वो कपकपाती चेयर घसीटती बैठ गई। वही शमसा बेगम और जमल की चेयर घसीटने की आवाज़ डाइनिंग हॉल में गूंजी। वो दोनों उठकर जा चुकी थी। तैमूर साहब अपने बेटे की हरकतों सकनात को पुरसोच अंदाज में मुलाहिजा कर रहे थे। वो तय कर चुके थे कि कल आने वाली किसी भी लड़की के साथ कायन की सेटिंग हो जानी चाहिए, ताकि इस लड़की का भूत उसके सर पर चढ़ने से पहले कोई और उसके दिल पर हुकूमत करना शुरू कर दे। तुम हर वक्त वाइब्रेशन पर क्यों लगी रहती हो? कायन ने नागवारी से पूछा। उसकी जबान तालू से चिपकी हुई थी। अगर अब तुमने कपकपाना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें करंट देकर एक ही बार में तुम्हारा काम फाइनल कर दूंगा। कायन ने धमकी आमेज अंदाज अपनाया। इसकी जान लबों पर आ गई। उसकी आंखें डबडबाई थी। कायन ने नागवारी से इस तब्दीली को देखा। इसे आज से कोई पहली नजर में धुआंधार इश्क नहीं हुआ था। उसे अपनी लाइफ पार्टनर की हैसियत से कभी भी ऐसी लड़की नहीं चाहिए थी जो बात बात पर रोती है, काफी है, जिसमें एतमाद की सब कमी हो, और सबसे बढ़कर पढ़ी लिखी भी ना हो। लेकिन उसे इस बात ने झटका जरूर पहुंचाया था कि वो इसके गैर मौजूदगी में इसके कमरे में छुपती थी। इसका सहारा चाहती थी, इसकी अदम मौजूदगी में भी ऐसी मौजूदगी महसूस करना चाहती थी। इसके हिसाब में खुद को महफूज तस्वुर करती थी, यानी उसका जज्बाती सहारा उसे सुकून पहुंचा सकता था। तो जिन लोगों ने उसका सुकून गारत किया था, उसकी जायदाद पर काबिज होकर बैठ गए थे, वो उसे इनसे इसका हक जरूर दिलवाएगा। वो उसे इसका असल मकाम जरूर दिलाएगा। वो ये तहिया कर चुका था। अब से तुम यहाँ रहोगी। कायन आयश की कलाई थामे अपने कमरे में दाखिल हुआ और उस पर बम फोड़ा। आयश भूखों की तरह इसकी शक्ल देख रही थी। कायन बेड पर लेटने ही वाला था जब उसे आयश का ख्याल आया, और उसे लेने के लिए वो अपने कमरे से निकला। उसे ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। वो बेवकूफ़ अपना एड्रेस खुद बताते हुए जाते हुए बताकर गई थी कि वो स्टोर रूम में होती है। वो सीधा स्टोर रूम में उसके सर पर पहुंचा और उसकी कलाई थामे उसे अपने कमरे में ले आए। वो वॉशरूम में घुस चुका था। आयश उंगलियां मरोड़ती उसके कमरे का जायजा ले रही थी, जो वो बहुत बार छुपे हुए भी लेती रहती थी। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और कयान नाइट गाउन में बाहर आया। तुम अब तक खड़ी हो, सोना नहीं क्या? काया ने हैरानी से देखते हुए पूछा। आयश सोफे की तरफ बढ़ गई। उंगलियों से बाल संवारते कयान ने उसकी इस हरकत को बगौर देखा और पलटकर उसकी कलाई थामे बेड पर ले आया। तुम कौन हो? वो उसे दरियाफ्त कर रहा था। आयश। आयश के अलावा कौन हो? मिसेस आयश कयान। वो एक एक लफ्ज पर जोर देता उसे इसकी हैसियत बता रहा था। तो अब से तुम मिसेस कयान की तरह पूरे हक से इस कमरे में रहोगी। वो उसे बेड पर लिटा चुका था और फिर अपनी जगह पर आकर लेट गया। उसकी शख्सियत इतनी बारो थी कि वो उसके सामने लग कुछ आई नहीं कर पाई थी।
वो आंखें फाड़े अब भी उसे ही देख रही थी। तभी आंखों से बाजू हटाकर कयान ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों पर हाथ फेरा। आयश ने मिजाने के अंदाज में अपनी आंखें बंद कर ली। एक तरफा मुस्कुराहट ने कयान के लबों का अहाता किया। सो जा लड़की, तुम्हारी चचेरी ने तुम्हें फिर सुबह मारते पीटते उठाना है। वो उसे डरा रहा था। वो धीरे से मुस्कुरा दी। तुम्हें मुस्कुराना आता है? वो हैरान था। सबको आता है, उसने सादगी से कहा। सब में और आयश रोबोट में फर्क है। कयान तकिए पर कोहनी के बल लेटा कह रहा था। तभी अचानक से लाइट चली गई। आयशा चीखनी थी। वो टॉर्च ऑन करने के लिए मोबाइल साइड टेबल से उठाने के लिए पलटा। तभी आयशा ने डरते हुए उसके बाजू को पकड़ लिया। कयान, उसके मुंह से अपना नाम सुनता उसे बहुत अच्छा लगा था। वो टॉर्च ऑन करता मोबाइल दरवाजा दोबारा साइड टेबल पर रख चुका था। उसे अंदाजा हो चुका था कि वो अंधेरे में डरती है। कयान उसके करीब होते उसके गिर्द अपना हिसाब बांधा। रिलैक्स, यही है। वो उसका हिसाब मिलने पर उसके करीब खिसकी और उसका बाजू मजबूती से दबोच लिया। कायन आहिस्ता आहिस्ता उसके पीठ से लाने लगा। वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। कायन ने बेखुदी के आलम में उसके सर पर बोसा दिया। उसके बालों की नरम खुशबू ने उसके नथनों को छूते ही अपना असीर किया। वो उसके बालों में अपना चेहरा छुपा गया था। कुछ ही देर में उसकी लम्सी गर्मी महसूस करते आयश अपनी हवा संभाल चुकी थी। उसने तेजी से पीछे होना चाहा तो कायन ने उसे गिर्द बधा हिसार और मजबूत कर दिया। डोंट डिस्टर्ब डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी फील यू। वो उसके बालों में चेहरा छुपाए मखमूर लहजे में बोला। वो उसके बालों से पोनी उतार कर दूर छाल चुका था। उसकी चोटी के बल खोलते कायन को लगा वो इन दोनों के दरमियान 8 साल की दूरी के बल खोल रहा है। आयशा ने धड़कते दिल से उसके कंधे को मजबूती से पकड़ लिया। वो नरमी से उस पर साया फगन हुआ। तुम बहुत खूबसूरत हो आयश, उसकी थोड़ी पर लब रखते हुए एतराफ कर रहा था। कायान, इससे पहले आयश कुछ और कहती, कायान उसके लबों पर अपने तसल्लुत जमाता कतरा कतरा उनका रसीला जाम पीने लगा। लाइट आ चुकी थी पर अब फर्क नहीं पड़ता था। दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। कतरा कतरा उसकी सांसें पीते कायान अफंदी को ये भूल चुका था कि वो सिर्फ उसे उसका हक दिलाकर अपने माँ बाप का सुकून उड़ाना चाहता है, क्योंकि उसकी बाहों में मौजूद लड़की, उसकी बीवी, उसका सुकून ठीक ठाक गारत कर चुकी थी। एहसास से मलकित के जज्बे ने जोर से अंगड़ाई ली थी और वो उसे हासिल कर लेना चाहता था। उसके लबों को आज़ादी बख्शते उसके चेहरे की शर्म हया के रंग देख रहा था। ओह माय गॉड आयुष, तुम्हें शर्माना भी आता है? कायन ने दिलचस्पी से उसके सुर्ख पड़ते गालों को छेड़ा। जिस पर आई शर्माती उसके सीने में चेहरा छुपा गई। कायन का कहना जानदार था। क्या मुझे अपना हक लेने की इजाजत है? वो उसे कान की लो को अपने लबों से छूते दिलचस्पी से पूछ रहा था। आयुष ने चेहरा मजीद उसके सीने में घुसा लिया। गॉड आयुष, यस आई एम योर हस्बैंड। वो शरारत से उसे उकसा रहा था। आप बहुत बेशर्म हैं। आयुष की नाराज आवाज उसके कानों से टकराई। अभी तो तुमने मेरी बेशर्मी देखी ही नहीं, चलो वो भी दिखाई देते हैं। कयान ने कहते लाइट ऑफ कर दी और उसे गर्दन पर झुका अपनी शिद्दत भरे लम्स छोड़ने लगा और उसे महसूस करना चाहता था। वो कतरा कतरा उसमें उतर रहा था। उनके बीच कोई पर्दा बाकी न रहा। वो दोनों सिर्फ एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। रात कतरा कतरा गुजर रही थी और इन दोनों को एक कर गई। अगली सुबह आयश की जब आंख खुली तो खुद को अब भी कयान के हिसार में मुकीब पाया। शर्मीली सी मुस्कान ने उसके लबों का अहाता किया। उसे कल रात की कयान की सरगोशियां और वारफ्तियां याद आई। उसने इसी के सीने में चेहरा छुपा लिया। बेशरम, उसने आहिस्तेगी से उसके सीने पर थप्पड़ जड़ा। कायन कसमसाया। आयशी हवाइयां उड़ गई। गुड मॉर्निंग वाइफ। उसने उसकी नाक से नाक मस की और उसे अपने हिसार में से आज़ाद किया। आयश को लगा वो आसमान से ज़मीन पर पटक दी गई है। इस घर में उसके साथ ऐसा ही तो होता था। सभी अपना मतलब निकाल कर उसे टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते। क्या वो उठना नहीं है? कायन फ्रेश होकर निकला तो उसे वैसे ही जमा पाया। वो डबडबाई आंखों से उसकी तरफ उसकी लतालुकी को देख के खामोशी से वॉशरूम में घुसी। कुछ देर बाद वो बाहर आई तो उसे अपना ही मंतजर पाया। आज की पार्टी से फ्री हो जाओ, तुम्हारा एडमिशन करवाना है। आगे बढ़ो, अपना मौक़िफ़ कहना सीखो। बार बार पर रोना धोना कांपने लगना हकलाना मुझे सख्त नापसंद है। वो चेहरे पर संजीदगी लिए उसके रूबरू आ खड़ा हुआ। मुझे बाएतमाद और मजबूत लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं। तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि तुम्हारे शौहर को तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। वो उसके नम बालों को छेड़ते हुए बोल रहा था। तुम्हारा मकाम तुम्हें मैं दूंगा और मेरी ज़रूरत का ख्याल तुम रखोगी। वो उसके बालों में चेहरा छुपाए मखमूर लहजे में कह रहा था। उसकी ज़रूरत कहने पर आयश का दिल शनाख्त से रुक। तो क्या वो कल रात अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा था? आयशा ने डबडबाई आंखों से ड्रेसिंग मिरर से नजर आते उसकी पुश्त के अक्स को देखा जिसका चेहरा उसके बालों में छुपा हुआ था। समझ आई मेरी बात? उसके कान के लोग अपने लबों से छूते पूछ रहा था। उसने धीरे से सर बात में हिलाया। आज तुम्हारे लिए नए कपड़े आ जाएंगे, तुम पार्टी में वही पहनोगी। वो उसे हुक्मी अंदाज में कह रहा था। उसकी इतनी गुर्बत पर वो सुख अनार हो रही थी। जाओ, तुम्हारी चच्ची का पारा हाई हो जाएगा। वो उसे अपने हिसार से आज़ाद करता जाने का अंदिया दे चुका था। और अगर इनका पारा हाई हो जाए तो पूरे हद से मेरे पास आना और यहाँ लग जाना, बाकी मैं देख लूंगा। वो अपने सीने पर उंगली बजाते कह रहा था। वो निकानी के अंदाज में उसके हाथ के इशारे को देख रही थी। आइंदा लाइट ऑफ करके कमरे में छुपने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरे हद से अब तुम यहाँ होनी चाहिए। उसका गाल थपकते वो आगे बढ़ गया। वो उसे जाता देख रही थी। अफंतियां हाउस में पार्टी अपने उरूज पर थी। पार्टी में हर तरफ रंगों का सैलाब था। रंग बिरंगे आंचल, लहराते पल्लू, खुशबुएं बिखेरते वजूद, रक्स करते लड़के लड़कियां पूरी महफिल की जान बने हुए थे। और इस महफिल की मरकज निगाह कायान अफंदी था, जिसके एहसास में ये पार्टी रखी गई थी। कायान अफंदी के इर्द गिर्द लड़कियों का झमघट्टा लगा हुआ था। इसकी शख्सियत इतनी बारों पर मकनतीसी थी कि सभी इसको एक बार देख कर दूसरी बार देखने पर मजबूर हो जाते।
जबकि कायन की निगाहें उस वजूद के साथ हिल रही थीं जो एक जगह नहीं टिक रहा था। कायन की निगाहें उसका पीछा करते करते थक गई थी, लेकिन शायद वो ब्लैक कलर के नफीस से फराक और पजामे में मौजूद लड़की अपनी ना खत्म होने वाली जिम्मेदारियों से नहीं थकी। यहाँ से वहाँ कभी जूस सर्व करती, कभी स्नैक्स सर्व करती और इधर उधर जा रही थी। जूस सर्व करती आयशा एक नौजवान लड़के के सामने रुकी, जो शायद उनके सर्कल से ही था। गिलास सामने इस लड़के की उंगलियों ने जानबूझकर आयशा की उंगलियों को छुआ। आयशा ने करंट खाते अपने हाथ को पीछे खींचा इस लड़के की आंखों में चमकती खबासत से, और आयशा की घबराहट से कायान को मुकम्मल अंदाजा हो चुका था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, इस लड़के की सोच समझी प्लानिंग थी। वो मुठ्ठियां भींच कर रह गई। एक्सक्यूज मी मिस, इसी नौजवान लड़के ने आयशा को मुखातिब किया। वॉशरूम किस तरफ है? वो मुअद्दब अंदाज में पूछ रहा था। राइट एंड देन लेफ्ट, वो उसे हाथ के इशारे से बताती अंदर जाने का अंदिया दे रही थी। आयश मेहमान है हमारे, खुद लेकर जाओ, शमसा बेगम ने उसे फौरन टोका। वो मतलब सी कभी शमसा बेगम को तो कभी इस लड़के को देखती जो आगे की तरफ बढ़ गया। आयश मर्दे क्या न करती कि मुझे डरा इसके पीछे चल पड़ी। शमसा बेगम ने खोर सी निगाहों से उसका ये रूप देखा जो साथी में भी कयामत लग रही थी। इतना महंगा जोड़ा उसके पास कहाँ से आया? ऊपर सोच नजरों से उसकी पुष्प घूर रही थी। वॉशरूम के पास पहुंच कर वो लड़का झटके से पलट गए। उसका हाथ थाम चुका था और उसे खींच कर दीवार से लगा गया था। उसकी चीख निकल गई। उसके एक गिर्द हाथ रखते वो उसे अपने हिसार में लिए उस पर झुका। यू आर सो ब्यूटीफुल, वो खबासत से कहता उसके कान में सरगोशी कर रहा था। आयशा को अपनी जान निकलती महसूस हुई। अपनी हथेलियां उसके सीने पर रखती पूरी ताकत मुश्तमल करती उसने उसे धक्का दिया। वो लड़का लड़खड़ाता हुआ कुछ कदम पीछे हुआ, पर गिरा नहीं था। वो खुद को संभाल चुका था। वो लड़का काफी मजबूत था, जबकि आयश एक कमजोर सी लड़की उसे परे धकेलती ही उसने अंधाधुंध बाहर भागना शुरू किया। बाहर भागते हुए वो अंदर आते एक वजूद से जोर से टकराई। इससे पहले वो जमीन बोझ होती, इस मेहरबान शख्स ने उसकी कमर में बाजू हमाल करते उसे गिरने से बचा लिया। वो इसका कोट मुठ्ठियों में जकड़े उसके सीने का हिस्सा बनी हुई थी। थर थर कांपती वो उसमें सिमटी जा रही थी। खौफ से आंखें बंद की। कयान जो उसे ढूंढने के लिए अंदर उसके पीछे आया था, उसने उसके गिर्द हिसाब बंधा हुआ था। इट्स मी कयान उसके कान में सरगोशी करता। उसके कान की लोग को नरमी से छूता उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला गया। और अगर आज ये ना भी बताता तो भी उसके परफ्यूम की खुशबू उसके अंदर रची हुई थी। वो हजारों में भी इस खुशबू को पहचान सकती थी जो उसका वाहिद अपना वजूद था। इसी वक्त वो लड़का भी इसके पीछे आया और आयश को कायान की बाहों में देखकर दिल मिला गया। मैंने हाथ लगाया तो तुम बुरा मान गई? इसकी बाहों में क्या क्या न्याज पट रही है? उसका मजाक उड़ा रहा था। वो हड़बड़ा कर सीधी हुई, पर कयान ने उसे खुद से दूर होने दिया। तुम मेरे मेहमान हो, तुम्हारी इज्जत करना मेरा फर्ज है, पर क्या तुम जानते हो ये कौन है? कयान उस लड़के के रूबरू खड़ा पूछ रहा था। आयश अब भी उसके हिसार में थी। उसकी गिरफ्त बांस उसका लहजा आग उगल रहा था। कौन है? इस लड़के ने चौंकते हुए पूछा। आओ बताता हूँ। वो आयश के लिए बाहर आ गया। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन। कायन लॉन के वेस्ट में खड़ा तमाम हाजिरीन महफिल को अपनी तरफ मुतवज्जा कर चुका था। शमसा बेगम को कायन की आवाज़ पर चौंक कर पड़ती। उनकी बाहों के हिसार में आयश को देखकर उनका माथा ठनका। उन्होंने झटके से अपने शौहर को देखा कि अब ये क्या डिजास्टर करने लगा है। तैमूर साहब ने फौरन अपने बेटे कायान को बुलाया। रुको बेटा। वो जानते थे कि इनका जज्बाती बेटा कोई कारनामा जरूर दिखाएगा। यस डैड, मैं आज यही सरप्राइज आपको देने वाला हूँ। वो ऐसे साइन कर रहा था जैसे दोनों बाप बेटे का प्लान था। गाइस, मीट माई वाइफ, माई स्वीट हार्ट आयश कायान। कायान ने मोहब्बत से उसकी तरफ झुकते हुए कहा। एंड यू योर भाभी। कायान ने उस लड़के को बावर करवाया। भाई? सबल ने सदमे से कायान को पुकारा। ऑफ कोर्स तुम्हारी भी। काया ने मोहब्बत से निगाहों से जमल को देखा। माई फुट। जबल मुठ्ठियां भींच कर रह गई। शमसा बेगम और तैमूर साहब के गुस्से का गिराव हद से सवा था। मैंने तुम्हें तुम्हारा मकाम दिलाना दिलाना था और वो मैंने दिलाया। तुम्हें मेरी जरूरत पूरी करनी थी, क्या तुमने की? उसके खान में सरगोशी करता पूछ रहा था। आयशा ने असमझी से उसकी तरफ देखा। नहीं की। तो स्माइल मिसेस कायान। उसकी तरफ मोहब्बत पांच नजरों से देखते कह रहा था। आयशा मुस्कुरा दी। वो इन दोनों को दूर से देखता तो ऐसा लगता कि वो दोनों मीठी मीठी सरगोशियां करते एक दूसरे के दिल को गुदगुदा रहे थे। लेकिन ये वो दोनों ही जानते थे कि वो एक दूसरे में गुम क्या बातें कर रहे थे। बीबी, गाड़ी में मसला हो गया है, चेक करवाना पड़ेगा। आप साहब के ऑफिस चली जाएं, ड्राइवर ने मौजबाना अंदाज में बताया। मैं यहीं वेट कर देती हूँ, आप चेक करवा कर आ जाए, आयशा ने तजबज़ुब से कहा। ड्राइवर उसे यूनिवर्सिटी से पिक करके आ रहा था कि रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। अब वो उसे दरख्वास्त कर रहा था कि वो कायन के ऑफिस चली जाए, जिसमें वो तजबज़ुब का शिकार थी। उसे लग रहा था कि कायन को अच्छा नहीं लगेगा अगर वो उसके ऑफिस चली गई। बीबी, अगर साहब को पता चला कि आप यहाँ पर खड़ी हैं तो वो गुस्सा होंगे। क्यों मुझे गरीब की रोटी पर लात मारी है? साहब अगर आपको खुद देख लेंगे तो भी बहुत गुस्सा होंगे। इनका ऑफिस यहाँ से बहुत नज़दीक है, मैं आपको उनके ऑफिस छोड़ देता हूँ, 10 मिनट की वॉक पर है। ड्राइवर ने समझाना चाहा। वो लब को चलती गाड़ी से उतर गई। ड्राइवर उसे कायन के ऑफिस की बिल्डिंग में छोड़ आया। वो उसके अंदर जाने तक वहीं खड़ा रहा। उसके ऑफिस में चले जाने पर वो वहाँ से पलट गया। आयशा हिचकिचाते हुए ऑफिस का जायजा ले रही थी। वो रिसेप्शन की तरफ बढ़ी। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की बहुत ही खूबसूरत और यंग थी। उसके तराशीदा बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। यस मैम, मे आई हेल्प यू? रिसेप्शनिस्ट पेशेवराना मुस्कुराहट लबों पर सजाए पूछ रही थी।
कायन अफंदी, इनका ऑफिस किस तरफ है? आयश ने मुतसद्दिफ लहजे में पूछा। आप कौन? रिसेप्शनिस्ट ने खोजते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। आयश, आपके पास अपॉइंटमेंट है? वो हैरान होती पूछ रही थी। नहीं, उसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। कायन सर ऐसे ही किसी से नहीं मिलते, आप वेट करें, मैं इन्हें बता देती हूँ। वो उसे वेटिंग एरिया की तरफ इशारा करती कह रही थी। वो सर इस बात में हिलाती सोफे पर जाकर बैठ गई। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी जब उसे बुलावा ना आया तो वो इस लड़की के पास गई। कायन कब तक फ्री होंगे? उसने बेचैनी से पूछा। अभी तो उनकी मीटिंग शुरू हुई है, थोड़ा टाइम लगेगा, आप प्लीज़ वेट करें। इस लड़की ने सरासर उसे टाला। वो बेचैनी से अपनी जगह पर आकर बैठ गई। उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। शायद वो उससे मिलना नहीं चाहता। उसकी आंखें बरसने को बेताब थीं। वो बल्कि झपक झपक कर अपने आंसू पीछे धकेल रही थी और इर्द गिर्द आते जाते लोगों को देख रही थी। जब वो आई थी तब वेटिंग एरिया में कुछ लोग बैठे थे। अब तो वो लोग भी नहीं थे। उसे लगा कायान सिर्फ उससे ही मिलना नहीं चाहता। तभी उसे लिफ्ट नहीं निकलता वो मारूफ शख्स नजर आया। वो कुछ लोगों के साथ कदम कदम चलता बाहर आ रहा था। इन लोगों से कोई बात कर रहा था। गालिबन उसकी मीटिंग इसी डेलीगेशन के साथ थी। आयश मितानी के अंदाज में खड़ी उसे देख रही थी। जो बड़ा का हैंडसम लग रहा था। उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि कोई भी शख्स उससे मुतासर हुए बगैर न रह सके। तभी कायान की नज़र भी उस पर पड़ी। वो इन लोगों को सी ऑफ करता है उसकी तरफ बढ़ा। हे आयश, आंखों में वाले हना मोहब्बत लिए उसे रूबरू आ खड़ा हुआ। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तुम कब आई? मुझे क्यों नहीं बताया? आंखों में वारफ्तगी लिए वो उसे अपने साथ लगा गया और उसके सर पर बोसा दिया। आयश सर पिटा गई। सर, मिस आयश आपसे मिलना चाहती हैं। इस लड़की ने पेशेवराना मुस्कुराहट सजाए बताया। मिसेस आयश कयान। कयान ने उसके कमरे में बाजू हमायत की ही उसकी तरफ झुकते उसका तारुफ करवाया। ओ, आई एम सॉरी मैम, आप मुझे पहले बता देते तो मैं आपको सर के ऑफिस में बिठा देती। इस लड़की ने माजरत की। इट्स ओके, आयश से पहले कयान ने जवाब दिया क्योंकि वो जानता था कि इस लड़की से पहले उसकी बीवी की गलती थी। उसे अपना मुकाम खुद बताना चाहिए था। वो लड़की सर के इशारे से शुक्रिया अदा करती चली गई। गाड़ी गाड़ी खराब हो गई थी तो ड्राइवर ने कहा मैं यहाँ आ जाऊँ, लेकिन वो अटकते हुए बता रही थी। वो गधा खुद कहाँ है? उसके माथे पर बदन उदार हुए। वो गाड़ी ठीक करवाने गया है मुझे यहाँ छोड़कर। कायन का गुस्सा एकदम ठंडा पड़ा। उसे समझते हुए सर इस बात में हिलाया। मैं एम ए खुश हो रहा था कि मेरी बीवी छापा मारने आई है। कायन ने हंसते हुए छेड़ा। शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो अब तक तसव्वुर का शिकार थी। क्यों? वो हैरान था। शायद आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा, उसने हिचकिचाते हुए कहा। तुम अगर रिसेप्शनिस्ट को ये बताती कि तुम कौन हो तो तुम्हें यकीनन ऐसा सोचना ना पड़ता। वो उसके चेहरे पर आए बाल कान के पीछे करने लगा। आओ तुम्हें हमारा ऑफिस दिखाता हूँ। अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करने के बाद तुमने मुझे यहीं पर ज्वाइनिंग देनी है। उसी कमरे में बाजू हमारे किए आगे की तरफ बढ़ा। जाते जाते वो रुका। मेरी आज की तमाम मीटिंग्स कैंसिल कर दीजिए और मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। वो रिसेप्शनिस्ट को ऑर्डर देता। उसे लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ा। लंच किया तुमने? वो लहजे में मोहब्बत और फिक्र समोए पूछ रहा था। नहीं, उसने सादगी से कहा। चलो पहले ऑफिस देखते हैं फिर साथ लंच करते हैं। मैंने भी नहीं किया। वो दोनों बातें करते लिफ्ट से उतर आए थे। वो जो ऑफिस दिखाने लगा वो रात में डिनर करके उसके साथ ही घर वापस लौटी थी। आयुष गोद में नोटबुक और नोट्स रखे, दो उंगलियों की मदद से लबों में पेन दबाए पूरी तरह अपनी स्टडीज में गर्क थी। एक कंधे पर दुपट्टा डाले लूज सा बंद बनाए वो लापरवाह हुलिये में भी कायन अफंदी के दिल का चैन उड़ा रही थी। वो बेबस बेड पर नींद दराज हुआ। उसकी प्यासी निगाहें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी, लेकिन वो इस सबसे बेनियाज अपना ही मगन था। काया ने हाथ बढ़ाकर उसका बंद खोल दिया। उसकी रेशमी जुल्फें कमर पर बिखरती चली गईं। आयुष ने चौंक कर उसे देखा। उसकी नज़रों के इर्तिकाज पर उसकी एक बीट मिस हुई। उसने घबरा कर अपने बाल कान के पीछे किए और दोबारा अपने नोट्स में गुम हो गई, लेकिन अब ध्यान नहीं लगना था। ध्यान के सभी धागे अब इस दुश्मन की जान से जो उलझ गए थे जिसकी नज़रों की तपिश कुछ और ही तकाजा कर रही थी। उसने खुद को नोट्स में मगन जाहिर करते हुए एक बार फिर से बालों को जोड़ी की शक्ल में लपेट कर कैद कर लिया और इसी पर काया ने इसका वो बंद दोबारा खोल दिया। खुले रहने दो, मुझे अच्छे लग रहे हैं, काया ने उसे गहरी नजरों से देखते फरमाइश की। ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसने पजल होते पूछा। तुम नोट्स को देखो और मैं तुम्हें। कायन उसका घबराना इंतहा दिलचस्पी से मुलायजा कर रहा था। उसे आयशा के चेहरे पर अपने लिए बिखरे हया के रंग बहुत हसीन लगते थे। उसने यूके में एक से एक खूबसूरत लड़की दिखी थी, लेकिन वहाँ ये शर्मो हया नापैद थी जो उसे खालिसतन अपनी बीवी को अपनी बाहों में लेने पर मिलती थी। और इस शर्म को देखने के लिए वो हर वक्त बेकरार रहता था। जिससे वो अभी अपनी पढ़ाई में मगन थी, लेकिन वो चाहता था कि वो कुछ ध्यान उस पर भी दे, इसीलिए जानबूझकर उसे तंग कर रहा था। ऐसे कैसे पढ़ूं? इसका दिल धक धक कर रहा था और कयान खामोशी से उसे देख रहा था। तुम कैसी स्टूडेंट हो? कयान ने उसे चूड़ियों से खेलते पूछा। ठीक हूँ, ब्रिलियंट नहीं हूँ, वो बेचारी किसे कहती है। उसकी मजबूत उंगलियों को अपनी कलाई में थरकते देख रही थी। एग्जाम्स कब है? वो हुनूस इसी अंदाज में पूछ रहा था। बहुत टाइम है, लेकिन प्रिपरेशन भी नहीं है और अभी असाइनमेंट बना रही हूँ, उसने सच्चाई से बताया। आयुष, उसने उसकी गोद में उसके नोट से ऊपर ही अपना सर रखते हुए उसे पुकारा। वो उसके बारे में उंगलियां फेरने लगी। आज पढ़ना ज़रूरी है? वो उसकी आंखों में देखते हुए पूछने लगा। नहीं, अगर कायान कहें तो बिल्कुल भी नहीं। उसने शरारत से उसके बाल बिगाड़े।
तो बस फिर मैंने कह दिया है आज ना पढ़ो। ये कहते हुए काया ने अपने नीचे से उसके नोट्स निकाले और बंद करके एक तरफ रख दिए। हस्बैंड को वाइफ का टाइम चाहिए? आयशा ने मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा। हम्म, महबूब को अपनी महबूबा का टाइम चाहिए। कायन ने उसकी नाक छेड़ी। वो खिलखिलाकर हंसी। आयशा ने उसकी पेशानी पर लब रखे। कायन उसके बालों से खेलने लगी। क्या मनवाना है? कायन का माथा ठिनका। आयुष को भी आ गया था इससे अपनी बात मनवाना। उसे पता चल गया था कि उसके शौहर को क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, और ये बात कायन को भी पता चल गई थी। शॉपिंग या डिनर? उसने उसके बाल खींचे। ना शॉपिंग ना डिनर, सिर्फ पिकनिक, उसने मुस्कुराते हुए बताया। कब और कहाँ जाना है? उसने मुस्कुराते हुए दिलचस्पी से पूछा। आप नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं चाहूंगी। उसने उसे साफ हरी झंडी दिखा दी। किसके साथ? वो हैरान हुआ। यूनिवर्सिटी के साथ। वो खिलखिलाकर हंसी। एक दिन की तो बात है, चली जाओ। वो फराग दिल्ली से गोया हुआ। नहीं, एक दिन की बात नहीं है, 3 दिन की बात है। यूनिवर्सिटी पिकनिक ट्रिप पर कश्मीर जा रही है। उसने बेचारगी से कहा, क्योंकि जानती थी इजाज़त मिलना मुश्किल है। बिल्कुल भी नहीं, काया ने उसकी गोद से उठते हुए कहा। उसने फौरन से कंधों से पकड़कर उठने से रोका। क्यों? यार मेरा दिल नहीं लगेगा, उसने मुंह बनाते हुए कहा। प्लीज़ ना कयान, उसने रिक्वेस्ट की। तुम प्लीज़ यार, कया ने बेबसी से कहा। आयुष ने मुंह बना लिया। अच्छा चलो एक काम करते हैं, तुम मुझे भी साथ ले चलो। वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। वैसे मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी फ्रेंड्स के बीच हम रोमांस करते क्या लगेंगे? उसने शरारत से उसे बालों से खींचकर उसके लबों पर शोखे से जिसादत की। वो ब्लश करने लगी। 3 दिनों की तो बात है, उसने समझते हुए कहा। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, फिर हम ज़्यादा सारे दिनों के लिए हनीमून ट्रिप पर चलेंगे। तुमने तो पिकनिक पर ही जाना है ना? मैं हूँ या यूनिवर्सिटी, क्या फर्क पड़ता है? तुम पिकनिक ट्रिप समझ लेना और मैं हनीमून ट्रिप। उसने उसके बालों में उंगलियां फंसाए और उसे खुद पर झुकाया। कितना टाइम दूँ? आयुष ने पुरसोच नजरों से उसे देखा। फिलहाल आज ही शाम। कयान ने उसे खुद पर गिरा लिया और उसके लबों पर झुका अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। वो अपनी आंखें मूंदे कंधों से उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े उसकी खुशी में खुश थी। कयान प्लीज़ कॉल पिक करें। वो कोई 12वीं बार उसका मोबाइल ट्राई कर रही थी। बेल मुसलसल जा रही थी पर कयान कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। उसे यहाँ फिक्र सताने लगी थी कि वो आखिर कहाँ रह गया। 10 मिनट पहले उसने बताया था कि वो घर के रास्ते पर है, लेकिन अब इस बात को भी आधा घंटा गुजर चुका था पर वो 10 मिनट खत्म होने में नहीं आ रहे थे। अरे कयान, इंसान कॉल तो करता है, बता तो देता है अगर लेट हो जाए। वो तिलमिलाई यहाँ से वहाँ बेताबी से चक्कर काटती कॉल कर रही थी। हेलो। कयान के मोबाइल पर कोई निस्वानी आवाज़ सुनकर उसके चलते कदमों को ब्रेक लगी। कौन? उसकी हसासियात अलर्ट हुई। ये जिनका नंबर है उनका एक्सीडेंट हुआ है, मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। वो लड़की पेशेवराना अंदाज में उस पर धमाका कर चुकी थी। और एक्सीडेंट? वो ठीक तो है? आयश की आंखों से आंसू बरसने लगे। मैं अभी आ रही हूँ। वो इस लड़की को कहती है, उसका जवाब सुने बगैर कॉल मुनकता करती ही पोर्च की तरफ भागी। अब बाबा हॉस्पिटल जाना है, जल्दी करें। वो ड्राइवर को हुक्म सुनाते पिछली सीट संभाल चुकी थी। क्या हुआ बीबी, सब खैरियत है? ड्राइवर बाबा ने इग्निशन में चाबी लगाते हुए पूछा। अल्लाह करे खैरियत ही हो, एक्सीडेंट हो गया है कयान का, वो हॉस्पिटल में है, जल्दी करें प्लीज। वो ड्राइवर से इल्तिजा कर रही थी। वो सर हिलाता गाड़ी घर से निकाल ले गया। बाबा, हर एक्सीडेंट का अंजाम भयानक हो ये जरूरी तो नहीं होता ना? वो धड़कते हुए बहती आंखों से आंस लिए पूछ रही थी। इंशाल्लाह बीबी, कयान सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा भी उसकी हालत पर तासुब करते हुए उसे आस का दिया थमा रहे थे। गाड़ी हॉस्पिटल के दरवाजे पर रुकी और कुछ भी कहे बगैर आइश गाड़ी से उतरती ही अंदर भागी। मैं बिल्कुल ठीक था। क्या जरूरत थी मेरी बीवी को कुछ भी बताने की? हॉस्पिटल के स्टाफ पर चीख रहा था क्योंकि वो जानता था कि इस तरह एक एक्सीडेंट में उसने अपने माँ बाप को खोया था। अब उसके एक्सीडेंट का सुनकर वो ज्यादा परेशान हो गई। जबकि वो बिल्कुल ठीक था। तभी उसके रूम में रोती बिलखती उसकी बीवी दाखिल हुई और उसे हॉस्पिटल के अमले पर चिल्लाते देख वहीं थम गई। वो बिल्कुल ठीक था। इस शख्स का गुस्सा भी कभी कभार सुकून पहुंचाता था। आयुष ने बरसती आंखों से मुस्कुराते सोचा और भाग कर उसके करीब गया। उसे कंधों से धक्का दिया। अगर ये लोग ना बताते, आप भी ना बताते, तो फिर कैसे पता चलता? वो रोते हुए नाराजगी से शिकवा कर रही थी। आयुष मेरी जान, बिल्कुल ठीक हूँ। काया ने उसे रोते हुए देखा तो उसे अपने साथ लगा लिया। उसके सीने का हिस्सा बनी सारों कतार रोने लगी। अगर आपको कुछ हो जाता तो? आपको अंदाजा है मैं कितना डर गई थी? वो बेतहाशा सिलसिलों के दरमियान कह रही थी। वो उसे खुद में भींचे उसके सर को मोहब्बत से सहला रहा था। उसके सर पर बोसा देता उसे अपनी मौजूदगी में आफियत का यकीन दिला रहा था। नर्स और डॉक्टर कमरे से जा चुके थे। मोहब्बत, मुझे मुझे अंदाजा था स्वीटहार्ट, तुम परेशान हो जाओगी, इसीलिए उन बेवकूफ को डांट रहा था। वो मोहब्बत पाश नजरों से उसका हिलकता चेहरा देख रहा था। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ सर पर चोट आई है और थोड़े बहुत अंशा पंशा लिए हैं, बाकी सब ठीक है। वो तकलीफ से कहता वो हंस पड़ा। सिर्फ सर पर? आयश ने खशमती निगाहों से उसे देखा। हाँ यार, तुम हर वक्त सर पर सवार जो रहती हो, तो ये तो होना ही था। शरारत से कहता उसके सर से सर टिका गया। आई लव यू कयान, उसके सीने पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचते एतराफ कर रही थी। आई लव यू सो मच। वो एक बार फिर उसके कंधे पर सड़क कर आंसू बहा रही थी। आई लव यू टू मेरी जान, मुझे पूरा अंदाजा था कि तुम डर जाओगी, इसीलिए नहीं बताया। आई एम सॉरी। फिर भी कयान, एक बात तो सोचना चाहिए ना, मैं चाचू चाची जमल हम सबका क्या होता? उसने रोते हुए खौफ ज़दा नज़रों से उसे देखा। कमरे में आती शमशा बेगम और तैमूर साहब के कदम आयश की बात पर जंजीर हुए।
जिसके खिलाफ वो अपने शौहर को भड़का रही थी। उनके बेटे के एक्सीडेंट के बारे में उन्हें ड्राइवर से पता चला और ये मैडम खुद से ही हॉस्पिटल पहुंच गई। उसे हमारे बेटे को हमारे खिलाफ करने के लिए मौका भी तो चाहिए, लेकिन यहाँ तो वो उनके बेटे को उनकी तकलीफ का एहसास दिला रही थी। शमसा बेगम को शिद्दत से एहसास हुआ कि वो अब तक आयशा के साथ बहुत गलत कर चुकी है। चाहे वो उसकी माँ ना भी बनती, लेकिन कम अज़ कम उसका हक भी उसे ना छीनती। वो अपने रब की बारगाह में शर्मसार थी और कम अज़ कम वो उससे माफ़ी मांगने का हौसला ना भी रखती, लेकिन आइंदा वो उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करेगी, वो ये तैयार कर चुकी थी। ठीक कह रही आयश, तुम्हें बिल्कुल हमारा एहसास नहीं। शमसा बेगम ने भी शिकवा किया। भाई, जमल भी रोते हुए कायान के सर पर पहुंच गई। रोने के लिए आयश काफ़ी है, तुम तो अपनी चोंच अंदर करो। वो उसके सर पर चपत लगाता आयश को आंख बंद करता जमल को छेड़ रहा था। भाई, यहाँ हम आपकी फिक्र में घुल रहे हैं और आप मुझे चोंच अंदर करने को कह रहे हैं। जमल वाकई चिढ़ चुकी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग रिलैक्स हो जाएं। वो हाथ खड़ा करता इन सबको मुतमईन करने की कोशिश कर रहा था। सबने अपने अपने तय शुक्र का कलमा पड़ा। बेटा, अपना ख्याल रखा करो, इतनी रैश ड्राइविंग मत किया करो, तैमूर साहब संजीदगी से समझा रहे थे। आइंदा ख्याल रखूंगा, कयान ने हथियार डाले। कयान स्टोव के आगे खड़ा चाय बना रहा था, तभी आयश ने पीछे से आकर उसे हक किया। डियर हस्बैंड, क्या हो रहा है? वो उसके कंधे पर थोड़ी टिकाए बड़ी मोहब्बत से पूछ रही थी। वो उसके कंधे पर थोड़ी टिकाए अपनी एड़ियाँ उठाए। कयान उसकी इस अदा पर दिलकशी से मुस्कुराया। मैं अपनी स्वीट हार्ट के लिए चाय बना रहा हूँ। कयान ने शरारत से उसे छेड़ा। मेरे होते हुए स्वीट हार्ट के लिए चाय बना रहे हैं? दिस इज नॉट फेयर। मैंने इसीलिए छापा मारा है। आयश ने उसके कान खींचे। फिर तो तुम्हें इसके लिए किचन में नहीं बल्कि मेरे दिल में छापा मारना चाहिए था। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने आगे खींचा। वो कड़ी डाल की तरह उसके मुकाबले आ गई। मैं बताती हूँ, उसने पजल होते कहा। बिल्कुल भी नहीं। मेरी स्वीट हार्ट के लिए चाय मैं ही बनाऊंगा, क्योंकि मेरी स्वीट हार्ट के एग्जाम्स हो रहे हैं, तो मैं उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ। वो मोहब्बत से उसी गाल से हिलाते कह रहा था। एग्जाम्स में प्रिंसेस ट्रीटमेंट? आयुष ने मुंह बनाया। प्रिंसेस के लिए प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही हो सकता है, क्योंकि तुम प्रिंसेस हो मेरी, और ये चाय तुम्हारे लिए मेरा मोहब्बत भरा ट्रीटमेंट। लेकिन ये एग्जाम्स तुम्हारे फ्यूचर का ट्रीटमेंट है। मैं चाहता हूँ कभी भी मैं ना भी रहूँ तो तुम्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तुम्हें स्ट्रांग होनी चाहिए और कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। अपने हक के लिए आवाज़ उठाना जानती हूँ। उसने संजीदगी से कहते उसकी आंखों पर बारी बारी अपने लब रखे। वो सशारी से आंखें मूंदे उसकी गर्दन में बाहें हमारी कर गई। उसका लम्स, उसका वजूद हमेशा ही उसे सुकून पहुंचाता था, बल्कि उसकी अदम मौजूदगी में उसका कमरा भी उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था, और अब ये तहफ़्फ़ुज़ उसे हमेशा ही उसकी पनाहों में महफूज महसूस होता था। प्लीज़ कयान, इस वक्त की बातें करना ज़रूरी है। आयश ने दुखी दिल से कहा। ये ज़िंदगी की सच्चाई है मेरी जान, इसे नज़रें नहीं चुराई जा सकती, और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम इस हकीकत से नज़र चुराने के बजाय इस हकीकत का सामना करो। वो उसी कमर में बाजू हमारी किए कह रहा था। मैं नज़रें नहीं चुरा दी, लेकिन मैं अब कोई और रिश्ता खोने का हौसला भी नहीं रखती। मेरा आपके सिवा कोई भी नहीं है कयान। वो उसकी बियर चलाती तकलीफ से कह रही थी। जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो। मुझे लगता है जैसे किसी ने मुझसे मेरी सांसें छीन ली हो। और अगर मेरे हक की बात की जाए तो अभी मेरा हक बनता है कि कायान अफंदी के सारे ध्यान के धागे मुझसे बंधे हो, मेरी चाय पर और फ्रिज में पड़ी मिठाई पर। मुझे भूख भी लग रही है। वो उसकी नाक झुकी उसका ध्यान हटाने की कोशिश कर रही थी। वो उसकी स्मार्टनेस को समझ रहा था। वो धीरे से हंस दिया और उसके लबों पर नर्म सी जिसारत थी। वो बात नहीं। वो मोहर लगा रहा था। क्या नहीं? वो नासमझी से उसे देख रही थी। इन रसगुल्लों में ऐसी मिठास नहीं है। वो बेबाकी से उसके लबों पर अंगूठा फेरते कह रहा था। आप भी ना? आयुष ने शर्म से लाल पड़ते उसके कंधे पर मुका जड़ा। वो कहकर लगाकर हंस पड़ा। वो उससे अपना आँख छुड़वाती फ्रिज की तरफ बढ़ी और फ्रिज में से रसगुल्लों का बाउल निकाल लाई। खाकर देखें, इसकी मिठास आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। आयुष ने रसगुल्ले का बाइट लेते उसकी तरफ भी बढ़ाया। क्यों, ऐसी क्या बात है इन रसगुल्लों में? वो जांचते हुए उसे देख रहा था। खाएं तो? आयुष ने उसके मुंह में जबरदस्ती रसगुल्ला डाला। आम रसगुल्लों जैसा ही टेस्ट है, कोई खास बात नहीं। काया मुतासिर नजर नहीं आ रहा था। मैंने खिलाया तब भी नहीं? आयुष को सदमा हुआ। तब तो है मेरी जान, दम टेस्ट में नहीं, खिलाने वाले हाथ में है। काया ने मखमूर लहजे में कहते उसके हाथ और फिर लबों को मोहब्बत से छुआ। दोनों की धड़कनें बेवक्त स्पीड पकड़ने लगी। बात तो सुने, फिर टेस्ट में भी फर्क महसूस होना चाहिए। आयुष उसके कान में झुकी कुछ कहने ही वाली थी जब काया ने उसे कंधों से पकड़कर सामने किया। मेरी आंखों में देखकर बताओ। मुमकिन नहीं है, आपकी आंखों में देखकर बताना मुमकिन नहीं है। वो उसकी आंखों पर हाथ रखे एक बार फिर उसके कान के करीब सरगोशी करने का इरादा रखती थी। उसके पास होने और उसके इस हरकत पर रयान के चेहरे पर मखबूल से मुस्कुराहट आ गई। समल पोपो बनने वाली है। बड़े इत्मीनान से आयश ने उसके कान में इतनी बड़ी खुशखबरी घूमे फिराए अंदाज में बता दी थी, लेकिन हाथ अभी भी नहीं हटाया था। कायन उसकी बात पर साकित रह गया। उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं हुआ। आर यू सीरियस? वो आयश के हाथ अपनी आंखों से हटाता उसे पूछ रहा था। आयश ने मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिलाया। ओ माय गॉड! वो खुशी से झूम उठा। यार हद है, तुम सीधा सीधा नहीं बता सकती। ये भी तो कह सकती थी कि ड्राइवर बाबा अनकरीब एक बच्चे को स्कूल लेकर जाएंगे, या सकीना की फीडर बनाने की ड्यूटी लगाने का वक्त आ रहा है, या फंदी हाउस के सुकून के दिन अब गए। शोर शराबा कलकारियां गूंजने वाली हैं।
وہ اسے شرارت سے چھیڑتا کہہ رہا تھا، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اگر یہ سیدھا سیدھا ہے تو پھر گھما پھرا کر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے پوچھ رہی تھی۔ وہ یہ ہوتا ہے میری جان کہ آپ بابا بننے والے اور میں ماما۔ وہ اسے اپنی گود میں اٹھائے گول گول گھمانے لگا۔ کایان آرام سے بھی گر جاؤں گی، وہ مضبوطی سے اس کی شرٹ کندھوں سے تھامے کہہ رہی تھی۔ میں تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا، بلکہ اب تو اسے بھی گرنے سے بچانا ہے۔ مائی گاڈ عائش، آئی ایم سو ہیپی۔ وہ اسے شیلف پر بٹھاتا اسے خود میں بھیگ چکا تھا، وہ بھی تمانیہ سے اس کے گرد بال کو حمائل کیے ہوئے تھی۔ تھینک یو عائش، مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ وہ اپنی ناک اس کے گال پر رب کرتے کہہ رہا تھا۔ تھینکس ٹو یو، میرا ہاتھ تھامنے کے لیے۔ نہیں ہے نا کوئی مقابلہ ان کے ٹیسٹ کا پوری دنیا میں؟ وہ شرارت سے اسے پوچھ رہی